नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहे। मसूरी में जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश, ये जेपी नड्डा कहते नजर आए। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने मसूरी में आयोजित जनसभा में टिहरी सीट से प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने देवभूमि को प्रणाम करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल ने भारत की ताकत को सबने देखा है। लॉकडाउन लगाया, लोगों को बचाने का काम किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कल बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें हर किसी के उदय की बात की गई है। कि ये चुनाव सिर्फ माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत नई नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। नित नए आयाम स्थापित करने का काम भारत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना, रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया। हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? जेपी नड्डा पहुंचे, लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मसूरी दौरा था, जहां पे उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही साथ माला राज्यलक्ष्मी शाह जो टिहरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी है, उनके लिए वोट भी मांगे। कहा जा सकता है कि चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो वहां पे मौजूद थे और उन्होंने जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई। चूंकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और इसी को लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को उपलब्धियां दी जा रही है उनको उन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ जितने भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनको चिन्हित भी किया। क्योंकि जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो और भी लोग हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन की योजना, क्योंकि मसूरी क्षेत्र जो ज्यादातर लगता है वो सेना का जो क्षेत्र है, इस वजह से वहां के जो सेना के जो अधिकारी हैं उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात भी करी। साथ ही साथ वहां के जो गढ़वाली लोग हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि इस बार फिर से 400 पार का नारा होना चाहिए, इस बार फिर से 400 पार की सीटें वो होनी चाहिए और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अनुज, कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र जारी होने के बाद जेपी नड्डा की ये पहली रैली थी।
या यूं कहें कि जनसभा थी लोगों के बीच में, किस तरह का उत्साह नजर आया? क्योंकि धामी लगातार घोषणा पत्र की क्वालिटीज गिना रहे थे। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कल घोषणा पत्र जारी हुआ और आज जेपी नड्डा का पहला दौरा उत्तराखंड था, कई लोगों ने, विपक्ष ने भी सवाल इस तरीके से खड़े किए कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें केवल उपलब्धियां गिनाई गई हैं, जो पुरानी उपलब्धियां थी उन्हीं को दोबारा रिपीट कर दिया गया। लेकिन वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये इस बात को लगातार कह रहे थे कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो ये आगाज है, अभी तो ये फिल्म है, आगे और भी बहुत सी चीजें होने बाकी है, क्योंकि पहाड़ का विकास सबसे ज्यादा बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान पे सबसे पहले उत्तराखंड आता है, उनके मन में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के वासी उनका परिवार है। तो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो जीत करके आप उस परिवार के कुनबे को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ जो अगर शपथ घोषणा पत्र की अगर बात करें, उस घोषणा पत्र में जो भी उपलब्धियां लिखी हुई थी उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मीडिया से मुखातिब होते भी उन्होंने उस बात को लेकर के बोला कि उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है, चाहे वो 4 धाम यात्रा की बात हो, चाहे वो रेल निर्माण मार्ग की बात हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल निर्माण की बात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात हो, वन पेंशन की बात हो, यूसीसी को लेकर के हो, तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। और उन्होंने साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी इस बात को बोला कि जितनी भी सरकार की उपलब्धियां वो सब उत्तराखंड में, चूंकि पहले उत्तराखंड का पानी और देखिए उत्तराखंड के अंदर अनुज मात्र 5 सीटें आती हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की बात की जाए तो फिर चाहे जेपी नड्डा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीटों की तादाद के हिसाब से बहुत ज्यादा दौरे हो रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अंदर खाने स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, हैट्रिक लगने में कुछ संशय है, इसीलिए दौरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल पूजा, कहा जा सकता है कि जो दौरे लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारकों के, प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं हुई, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में, योगी आदित्यनाथ की जनसभा कल लगातार हुई, श्रीनगर की बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, रुड़की की अगर बात करें, देहरादून की अगर बात करें, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, तो ये तमाम दौरे लगातार लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब ये चाह रही है कि 5 सीटें बीजेपी के झोली में आए। कहीं ना कहीं चाहे पौड़ी सीट की अगर बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 50% की चीजें, क्योंकि गणेश कोदियाल भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वहां पे। साथ ही साथ अगर बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पे प्रकाश जोशी किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के बोल रही है कि प्रधानमंत्री ने आखिर दिया क्या। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान आता है, क्योंकि हरिद्वार से उनके लड़के वीरेंद्र रावत वो चुनाव मैदान पे हैं और उनके सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो लगातार बीजेपी कांग्रेस इस बात को लेकर के बोल रही है कि जब 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, उसके बाद टिकट देने का क्या औचित्य बनता है। जनता खुद जानती है कि 4 साल में उन्होंने कितना उत्तराखंड का विकास किया। इस बात को लेकर के हरीश रावत कटाक्ष भी बोलते, साथ ही साथ हरीश रावत इस बात को लेकर के भी बोलते, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री जब आए हुए थे तो उन्होंने एक बात को बोला था कि जो कांग्रेस है वो गंगा को नदी मानती है, या अगर बात करें बाबर की जो मजार है उसमें कौन गया था, तो इसी को लेकर के कटाक्ष हरीश रावत ने किया। बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया, इसमें बीजेपी ने यूसीसी को भी शामिल किया है, साथ ही उसे पूरे देश में लागू करने का वादा भी किया है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। इसके बाद देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रेस वार्ता में सीएम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप सबके सामने संकल्प पत्र के रूप में रखा गया है। मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ
हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण, सेवा सुशासन, महिला उत्थान, नौजवानों को कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को आगे लाने का और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का एक संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें। चारधाम यात्रा के लिए शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। 2 घंटे में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट खोल दी गई थी और 2 घंटे में ही 4000 से ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी पंजीकरण की सुविधा इसके जरिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने से 25 दिन पहले यात्रियों को पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। पंजीकरण के लिए नाम, मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा, निवास स्थान के पते के लिए आईडी देनी होगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, मात्र 2 घंटे में कई हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये तो तय है कि बाबा केदारनाथ की आस्था और बद्रीनाथ बाबा की आस्था जो है वो लोगों के मन में प्रगाढ़ है, लेकिन इस आस्था के सैलाब को कैसे नियंत्रित करेगी सरकार? क्योंकि 2023 की बात की जाए या 23-24 की, लगातार कई सारी खामियां यात्रा के दौरान देखने को मिली थी। बिल्कुल पूजा, चारधाम यात्रा की आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 2 घंटे की वेबसाइट में करीब 2,500 से 3,000 लोगों ने अभी तक की रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अगर बात करें, ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जब कपाट खुलने से आज 25 से 30 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना सबसे अनिवार्य है। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। अन्य किसी दर्शकों को ये भी बता दें न्यूज इंडिया के माध्यम से कि अन्य किसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन ना कराएं। ये बात सरकार भी लगातार बोल रही है और प्रशासन भी इस चीज को बोल रहा है कि अन्य किसी वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन ना कराएं, क्योंकि अन्य वेबसाइट ठगी का शिकार करती है। इसके अलावा अगर चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटा था चारधाम यात्रा को लेकर के, भगवान बद्री विशाल हो, बाबा केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में, और साथ ही साथ हेमकुंड साहिब, क्योंकि इस बार जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां कैसे चल रही है, तो इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग से बजट रखा है चारधाम यात्रा को लेकर के। पहले क्या होता था कि जो बजट पत्र होता था उसी से जो बजट आता था चारधाम यात्रा में लगाया जाता था, लेकिन इस बार चारधाम जब अभी फिलहाल कुछ दिन पहले विधानसभा का सत्र बजट सत्र हुआ था, तो उस समय चारधाम यात्रा को लेकर के अलग से बजट जारी किया गया। उस बजट को चारधाम यात्रा की जितनी भी तैयारियां हैं उस पर खर्च किया जाएगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी व्यवस्था करी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें चारधाम यात्रा रूट, क्योंकि जहां जहां पे रास्ता भी नहीं बन पाया है वहां पे पीडब्ल्यूडी विभाग रास्ता बना रहा है। और कपाट खुलने से पहले जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को बोला कि चारधाम यात्रा कपाट खुलने से पहले हम अपना काम पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ एनएचएआई की अगर बात करें तो एनएचएआई की जो ऑल वेदर रोड है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। हाँ, बद्रीनाथ से थोड़ा सा पहले गरुड़ चट्टी के पास थोड़ा सा रास्ता जरूर खराब है और उस पैच को भी
जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। व्यवस्थाओं की अगर बात करें, चाहे वो बद्री विशाल की अगर बात करें या बाबा केदारनाथ की अगर बात करें, तो जो एक रूट जो पैदल यात्रा मार्ग है, उससे एक सापेक्ष एक अलग यात्रा मार्ग बनाया भी जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर एक रूट पे श्रद्धालु जा रहे हैं तो उसी से विपरीत एक रास्ता बनाया जाए तो सीधा मंदिर तक पहुंचा जाए, तो एक विपरीत रास्ता भी बनाया जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, बद्री विशाल की अगर बात करें तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे वो बद्री विशाल हो चाहे बाबा केदारनाथ हो। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको प्रशासन ऋषिकेश में ही रोक देगा और ऋषिकेश से ऊपर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इस वजह से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराना अनुज, अनिवार्य है। और देखिए लोगों के लिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना जितना बड़ा टास्क है, उससे भी बड़ा टास्क है कि उनको सही मूल्य पर सही समय पे सुविधाएं मिल जाए। पिछली बार जब यात्रा चल रही थी तो खच्चरों के जो तमाम ओनर्स थे उन्होंने किस तरीके से मनमानी पैसे लोगों से लिए और उसके बाद खच्चरों के ऊपर अतिरिक्त भार डाला जाना जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे थे। उनका जो वेस्ट निकल रहा था, उनके जो फ्लश निकल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा जो मार्ग था वो प्रदूषित हो रहा था। तो इस बार उसके मैनेजमेंट के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ चेंजेस आएंगे प्लान में? बिल्कुल पूजा, ये बहुत अच्छा सवाल है और एक बड़ा सवाल था। पिछली बार जो घोड़े और खच्चर थे, कई उनकी डेथ भी हो गई थी घोड़े और खच्चरों की, और पूरा जो रास्ता था वो भी उन्होंने प्रदूषित कर दिया था। साथ ही साथ जो घोड़े और खच्चर के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन भी कर दिया था। लेकिन इस बार पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अगर बात करें और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साझा वार्ता करके इसका हल निकाला कि किस प्रकार से हम इससे सुविधाएं पर्यटकों को सुविधाएं दी जा सकती है। तो उन्होंने जितने भी खच्चर वाले थे उनसे बात करी कि आपको अगर रेवेन्यू अगर बढ़ाना है तो आप सरकार से वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन जितना कॉस्ट आप श्रद्धालुओं से लेते हैं उस यात्रा मार्ग में आप उतनी ही कॉस्ट रखते हैं, उसमें इजाफा ना करें। इसके अलावा चूंकि रोपवे निर्माण की बात लगातार चल रही थी, तो रोपवे निर्माण का काम की शुरुआत हो चुकी है। बाबा केदारनाथ में नीचे से अगर आप बात करें तो वहां से हनुमान चट्टी से रोपवे की निर्माण की शुरुआत हो चुकी है और जल्द से जल्द रोपवे निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हेलीकॉप्टर सुविधा की अगर बात करें तो चूंकि अभी तक की करीब 8 से 10 जो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लक्सर के गांव पहुंचकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान विरोधी ताकतें संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाहती हैं। ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को दुख पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश और लोकतंत्र को बचाना है तो 24 के चुनाव में बीजेपी को हराना जरूरी है। ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक चुनाव नहीं बल्कि ये चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव है। आगे उन्होंने कहा कि आज से पहले जो वादे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकारों ने किया है वो कभी पूरे नहीं हुए। बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हैं, जिसमें लोकतंत्र दांव पर लगा है, भारत की अखंडता एकता दांव में लगी है और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला संविधान दांव में लगा हुआ है। क्योंकि जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो भारत के संविधान को अपनी मनमानी के रास्ते में बाधा मानते हैं। उनकी संरक्षक संस्था भी इसको बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और समय समय पर आरक्षण के खिलाफ वो कहते रहे हैं। तो आज आरक्षण भी खतरे में है। तो ऐसे समय में 2024 में उन सारी ताकतों को, शक्तियों को एकजुट होना चाहिए जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, जो आरक्षण में यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। धर्मनगरी के दक्षिण काली मंदिर परिसर में मंदिर के कर्मचारियों और सहारनपुर से आए श्रद्धालुओं के बीच मारपीट देखने को मिली। आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लाठी डंडों से लैस करीबन आधा दर्जन मंदिर के कर्मचारी कुछ युवकों को दौड़ा कर पीट रहे हैं, जिससे युवक घायल हो गए। मिली जानकारी के हिसाब से सहारनपुर से एक परिवार मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था। मंदिर परिसर में गाड़ी खड़ी करने की पर्ची काटने को लेकर विवाद पेश आया। देखते ही देखते मंदिर के कर्मचारी और अन्य स्टाफ ने श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया।
देवभूमि के इस खास बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।